आप सुन रहे हैं पहली ही रात भागी दुल्हन। वो कोई छुपी हुई मोहब्बत थी या कोई राज? आखिर क्यों एक दुल्हन को भागना पड़ा पहली ही रात? क्या हुआ जब दुल्हन मिली एक होटल के कमरे में और दूल्हे को लेना पड़ा एक बड़ा फैसला? सुनते हैं कहानी पहली ही रात भागी दुल्हन। 26 साल के छत्रपति शर्मा की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार अपनी नई नवेली बीवी प्रिया को निहार रहा था। जैसे ही प्रिया की नजरें उससे टकराती थी, वो शर्मा कर सिर झुका लेती थी। 20 साल की प्रिया वाकई खूबसूरती की मिसाल थी। लंबी, छरहरी और गोरे रंग की प्रिया से उसकी शादी को हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे, लेकिन शादी के रस्म रिवाज की वजह से छत्रपति को उससे ढंग से बात करने तक का मौका नहीं मिला था। छत्रपति मुंबई में स्कूल टीचर था। उसकी शादी मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर के एक खाते पीते घर में तय हुई थी और शादी मुहूर्त 23 नवंबर 2017 का निकला था। इस दिन वो मुंबई से बारात लेकर सिंगरौली पहुंचा और 24 नवंबर को प्रिया को विदा कराकर वापस मुंबई जा रहा था। सिंगरौली से जबलपुर तक बारात बस में आई थी। जबलपुर में थोड़ा बहुत वक्त उसे प्रिया से बतियाने का मिला था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपने दिल की बातों का 1000वां हिस्सा भी उसके सामने बयां कर पाता। बारात जबलपुर से ट्रेन द्वारा वापस मुंबई जानी थी, जिसके लिए छत्रपति ने पहले से ही सभी के रिजर्वेशन करा दिए थे। उसने अपना, प्रिया और अपनी बहन का रिजर्वेशन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के एसी कोच में और बाकी बारातियों का स्लीपर कोच में कराया था। गाड़ी नंबर 56365। ट्रेन रात 2 बजे के करीब जब जबलपुर स्टेशन पर रुकी तो छत्रपति ने लंबी सांस ली कि अब वो प्रिया से खूब बतियाएगा। वजह एसी कोच में भीड़ कम रहती है और आमतौर पर मुसाफिर एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते। ट्रेन रुकने पर बाराती अपने स्लीपर कोच में चले गए और छत्रपति, उसकी बहन और प्रिया एसी कोच में चढ़ गए। छत्रपति की बहन भी खुश थी कि उसकी नई भाभी सचमुच लाखों में एक थी। उसके घर वालों ने शादी भी शान से की थी। कोच में पहुंचते ही छत्रपति ने तीनों के बिस्तर लगाए और सोने की तैयारी करने लगा। उस समय रात के 2 बजे थे, इसलिए डब्बे के सारे मुसाफिर नींद में थे। जो थोड़े बहुत लोग जाग रहे थे, वो भी जबलपुर में शोर शराबा सुनकर यहाँ वहाँ देखने के बाद फिर से कंबल ओढ़कर सो गए थे। छत्रपति और प्रिया को 29 और 30 नंबर की बर्थ मिली थी। जबलपुर से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, छत्रपति फिर प्रिया की तरफ मुखातिब हुआ। इस पर प्रिया ने आंखों ही आंखों में उसे अपनी बर्थ पर जाकर सोने का इशारा किया तो वो उस पर और निहाल हो उठा। दुल्हन के श्रृंगार ने प्रिया की खूबसूरती में और 4 चांद लगा दिए थे। थके हुए छत्रपति को कब नींद आ गई उसे भी नहीं पता चला, पर सोने के पहले वो आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखता रहा, जिसमें उसके और प्रिया के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जबलपुर के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप इटारसी और फिर उसके बाद भुसावल जंक्शन था, इसलिए छत्रपति ने एक नींद लेना बेहतर समझा, जिससे सुबह उठकर फ्रेश मूड में प्रिया से बातें कर सके। सुबह कोई 6 बजे ट्रेन इटारसी पहुंची तो प्लेटफॉर्म की रोशनी और गहमा गहमी से छत्रपति की नींद टूट गई। आंखें खुलते ही कुदरती तौर पर उसने प्रिया की तरफ देखा तो बर्थ खाली थी। छत्रपति ने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी। वो उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन चलने के काफी देर बाद तक प्रिया नहीं आई तो उसने बहन को जगाया और टॉयलेट जाकर प्रिया को देखने को कहा। बहन ने डब्बे के चारों टॉयलेट देख डाले, पर प्रिया उनमें नहीं थी। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से चल रही थी और छत्रपति हैरान परेशान टॉयलेट और दूसरे डब्बों में प्रिया को ढूंढ रहा था। सुबह हो चुकी थी, दूसरे मुसाफिर भी उठ चुके थे। छत्रपति और उसकी बहन को परेशान देखकर कुछ यात्रियों ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने प्रिया के गायब होने की बात बताई। इस पर कुछ याद करते हुए एक मुसाफिर ने बताया कि उसने इटारसी में एक दुल्हन को उतरते देखा था। इतना सुनते ही छत्रपति के हाथों से जैसे तोते उड़ गए, क्योंकि प्रिया के बदन पर लाखों रुपए के जेवर थे, इसलिए किसी अनहोनी की बात सोचने से भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। दूसरे कई ख्याल भी उसके दिमाग में आ जा रहे थे, लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार प्रिया बगैर बताए इटारसी में क्यों उतर गई।
उसका मोबाइल फोन बर्थ पर ही पड़ा था, इसीलिए उससे बात करने का और कोई जरिया भी नहीं रह गया था। एक उम्मीद उसे इस बात की तसल्ली दे रही थी कि हो सकता है वो इटारसी में कुछ खरीदने के लिए उतरी और ट्रेन चल दी हो, जिससे वो पीछे के किसी डब्बे में चढ़ गई हो। लिहाजा उसने अपनी बहन को स्लीपर कोच में देखने के लिए भेजा। इसके बाद वो खुद भी प्रिया को ढूंढने में लग गया। भुसावल आने पर बहन प्रिया को ढूंढती हुई उस कोच में पहुंची जहां बाराती बैठे थे। बहू के गायब होने की बात उसने बारातियों को बताई तो बारातियों ने स्लीपर क्लास के सारे डब्बे छान मारे। मुसाफिरों से भी पूछताछ की, लेकिन प्रिया वहां भी नहीं मिली। प्रिया नहीं मिली तो सबने तय किया कि वापस इटारसी जाकर देखेंगे। इसके बाद आगे के लिए कुछ तय किया जाएगा। बात हर लिहाज से चिंता और हैरानी की थी, इसीलिए सभी लोगों के चेहरे उतर गए थे। शादी की उनकी खुशी काफूर हो गई थी। इत्तेफाक से उस दिन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस खंडवा स्टेशन पर रुक गई तो एक बार फिर सारे बारातियों ने पूरी ट्रेन छान मारी, लेकिन प्रिया नहीं मिली। इस पर छत्रपति अपने बड़े भाई और कुछ दोस्तों के साथ ट्रेन से इटारसी आया और वहां भी पूछताछ की, पर हर जगह मायूसी ही हाथ लगी। अब पुलिस के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी दौरान छत्रपति ने प्रिया के घर वालों और अपने कुछ रिश्तेदारों से भी मोबाइल पर प्रिया के गुम हो जाने की बात बता दी थी। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी और सीसीटीवी की फुटेज देखी, लेकिन उनमें कहीं भी प्रिया नहीं दिखी तो उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली। इधर छत्रपति और उसके घर वालों का सोच सोच कर बुरा हाल था कि प्रिया नहीं मिली तो वो घर जाकर क्या बताएंगे। ऐसे में तो उनकी मोहल्ले में खासी बदनामी होगी। कुछ लोगों के जहन में ये बात बराबर आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया का चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो और माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी कर ली हो, फिर प्रेमी के साथ भाग गई हो। ये ख्याल हालांकि बेहुदा था, जिसे किसी ने कहा भले नहीं, पर सच भी यही निकला। पुलिस वालों ने व्हाट्सएप पर प्रिया का फोटो उसकी गुमशुदगी के मैसेज के साथ वायरल किया तो दूसरे ही दिन पता चल गया कि वो इलाहाबाद के एक होटल में अपने प्रेमी के साथ थी। दरअसल प्रिया का फोटो वायरल हुआ तो उसे व्हाट्सएप पर इलाहाबाद स्टेशन के बाहर के एक होटल के मैनेजर ने देख लिया था, जिसमें वो ठहरी हुई थी। मामला गंभीर था, इसीलिए मैनेजर ने तुरंत प्रिया के अपने होटल में ठहरे होने की खबर पुलिस को दे दी। छत्रपति एक ऐसी बाजी हार चुका था जिसमें शय और मात का खेल प्रिया और उसके घर वालों के बीच चल रहा था, पर हार उसके हिस्से में आई थी। इलाहाबाद जाकर जब पुलिस वालों ने उसके सामने प्रिया से पूछताछ की तो उसने दिलेरी से मान लिया कि हाँ, वो अपने प्रेमी राज सिंह के साथ अपनी मर्जी से भाग कर आई है। और इतना ही नहीं, इलाहाबाद के कोर्ट में वो उससे शादी भी कर चुकी है। बकौल प्रिया वह और राज सिंह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, ये बात उसके घर वालों से छुपी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी छत्रपति से तय कर दी थी। माँ बाप ने सख्ती दिखाते हुए उसे घर में कैद कर लिया था और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था, जिससे वो राज सिंह से बात न कर पाए। 4 महीने पहले उसकी शादी छत्रपति से तय हुई तो घर वालों ने तभी से उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन छत्रपति से बात करने के लिए उसे मोबाइल दे दिया जाता था। तभी मौका मिलने पर वो राज सिंह से भी बातें कर लिया करती थी। उसी दौरान उन्होंने भाग जाने की योजना बना ली थी। प्रिया के मुताबिक राज सिंह विदाई वाले दिन ही जबलपुर पहुंच गया था। इन दोनों का इरादा पहले जबलपुर स्टेशन से ही भाग जाने का था, लेकिन बारातियों और छत्रपति के जागते रहने के चलते ऐसा नहीं हो सका। राज सिंह पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के ही दूसरे डब्बे में बैठकर इटारसी तक आया और यहीं प्रिया उतरकर उसके साथ इलाहाबाद आ गई थी। पूछने पर प्रिया ने साफ कह दिया कि वो अब राज सिंह के साथ रहना चाहती है। राज सिंह सिंगरौली के कॉलेज में उसका सीनियर है और वो उसे बहुत चाहती है। घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती की थी। प्रिया ने बताया कि अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करके उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन उसने एक बड़ी गलती ये की कि जब ऐसी बात थी तो उसे छत्रपति को फोन पर अपने और राज सिंह के प्यार की बात बता देनी चाहिए थी। छत्रपति ने अपनी नई नवेली बीवी की इस मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं जताया और मुंह जुबानी उसे शादी के बंधन से आजाद कर दिया, जो उसकी समझदारी और मजबूरी दोनों हो गए थे।
जिसने भी ये बात सुनी उसने हैरानी से कहा कि अगर उसे भागना ही था तो शादी के पहले भाग जाती। कम से कम छत्रपति की जिंदगी पर तो ग्रहण नहीं लगता। इसमें प्रिया से बड़ी गलती उसके माँ बाप की है, जो जबरन बेटी की शादी अपनी मर्जी से करने पर उतारू थे। तमाम बंदिशों के बाद भी प्रिया भाग गई तो उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टे 8-10 लाख रुपए जो शादी में खर्च हुए अब किसी के काम के नहीं रहे। माँ बाप को चाहिए कि वो बेटी के अरमानों का ख्याल रखें। अब वो जमाना नहीं रहा कि जिसके पल्लू से बांध दो बेटी गाय की तरह बंधी चली जाएगी। अगर वो किसी से प्यार करती है और उसी से शादी करने की जिद पाले बैठी है तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ज्यादा है। यदि प्रिया इटारसी से नहीं भाग पाती तो ये तय था कि मुंबई जाकर ससुराल से जरूर भागती। फिर तो छत्रपति की और भी ज्यादा बदनामी और जग हसाई होती। अब जल्द ही कानूनी तौर पर भी मसला सुलझ जाएगा, लेकिन उसे उलझाने के असली गुनहगार प्रिया के माँ बाप हैं, जिन्होंने अपनी झूठी शान और दिखावे के लिए बेटी को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया। इसका पछतावा उन्हें अब हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि माँ बाप जमाने के साथ चले और जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर का फर्क और ख्याल ना करें। नहीं तो अंजाम क्या होता है ये प्रिया के मामले से समझा जा सकता है। आप सुन रहे हैं जहरीली आशिकी। जीजा साली का रिश्ता जब सारी मर्यादाएं लांघ गया तो संजय और राधा ने उसे शादी का चोला पहना दिया। अपनी ही बहन की सौतन बनी राधा को ससुराल और मायके दोनों का अपमान झेलना पड़ा। लेकिन किसे पता था कि प्यार को खो देने के डर में राधा को वो खोना पड़ेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुनते हैं कहानी जहरीली आशिकी। राधा हंसी सपने देखने वाली युवती थी। 2 भाइयों की एक लौती बहन। उसे माँ बाप और भाइयों के प्यार की कभी कमी नहीं रही। लेकिन राधा की जिंदगी ही नहीं बल्कि मौत भी एक कहानी बनकर रह गई, एक दुखद कहानी। इस कहानी की भूमिका बनी जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के गांव सैलई से। विजयपाल सिंह अपने 3 बेटों मुकेश, सुखदेव और संजय के साथ इसी गांव में खुशहाल जीवन बिता रहा था। विजयपाल के पास खेती की जमीन थी, साथ ही गांव के अलावा कासगंज में पक्का मकान भी था। मुकेश और सुखदेव की शादियां हो चुकी थी। मुकेश गांव में ही परचून की दुकान चलाता था, जबकि सुखदेव कोचिंग सेंटर में बतौर अध्यापक नौकरी कर रहा था। विजय का 3 नंबर का छोटा बेटा संजय ट्रक ड्राइवर था। विजयपाल का पड़ोसी केसरी लाल अपने 2 बेटों प्रेम सिंह, भरत सिंह और जवान बेटी तुलसी के साथ सैलई में ही रहता था। पड़ोसी होने के नाते विजयपाल और केसरी लाल के पारिवारिक संबंध थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि केसरी लाल की जवान बेटी तुलसी पड़ोस में रहने वाले संजय को इतना चाहने लगेगी कि अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए परिवार तक से बगावत कर बैठेगी। जब केसरी लाल को पता चला कि बेटी बेलगाम होने लगी है तो उसने तुलसी पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तुलसी को तो ट्रक ड्राइवर भाग गया था, इसलिए वह बागी हो गई। संजय और तुलसी के मिलने जुलने की चर्चा ने जब गांव में तूल पकड़ा तो केसरी लाल ने विजयपाल को संजय की इस गुस्ताखी के बारे में बताया। विजयपाल ने केसरी लाल से कहा कि वह निश्चिंत रहे, संजय ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उसकी बदनामी हो। लेकिन इससे पहले कि विजयपाल कुछ करता, संजय तुलसी को लेकर गांव से भाग गया। घर वालों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर संजय और तुलसी ने कोर्ट में शादी करके अपनी अलग दुनिया बसा ली। केसरी लाल को बागी बेटी की ये हरकत पसंद नहीं आई। उसने तय कर लिया कि परिवार पर बदनामी का दाग लगाने वाली बेटी से कोई संबंध नहीं रखेगा। कई साल तक तुलसी का अपने मायके से कोई संबंध नहीं रहा। कालांतर में तुलसी ने शिवम को जन्म दिया तो माँ बाप का दिल भी पिघलने लगा। तुलसी संजय के साथ खुश थी, इसलिए माँ बाप उसे पूरी तरह गलत नहीं कह सकते थे। इसी के चलते उन्होंने बेटी दामाद को माफ करके घर बुला लिया। सब कुछ ठीक हो गया था। तुलसी खुश थी।
4 साल बाद वह 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी। उसने सास ससुर और परिवार वालों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। सैले में तुलसी के चाचा अयोध्या प्रसाद भी रहते थे, जिन्हें लोग अयोध्या भी कहते थे। अयोध्या के 2 बेटे थे, दीप और विपिन। साथ ही एक बेटी भी थी, राधा। राधा और तुलसी दोनों की उम्र में थोड़ा सा अंतर था। हम उम्र होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब थी। जब तुलसी संजय के साथ भाग गई थी तो राधा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। तुलसी संजय के साथ कासगंज में रहती थी। राधा को उन दोनों के गांव आने का इंतजार रहता था। बहन और जीजा जब भी गांव आते थे, राधा ताऊ के घर पहुंच जाती थी। जीजा साली के हंसी मजाक को बुरा नहीं माना जाता, इसलिए संजय और राधा के बीच हंसी मजाक चलता रहता था। मजाक से हुई शुरुआत धीरे धीरे रंग लाने लगी। संजय स्वभाव से चंचल तो था ही, धीरे धीरे तुलसी से आशिकी का बुखार भी हल्का पड़ने लगा था। एक दिन मौका पाकर संजय ने राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, जीजा तुमने इसी तरह तुलसी दीदी का हाथ पकड़ा था ना? हाँ, ठीक ऐसे ही, संजय बोला। तो क्या इस हाथ को हमेशा पकड़े रहोगे? राधा ने पूछा। संजय ने हड़बड़ाकर राधा का हाथ छोड़ दिया। राधा ने गंभीर होकर कहा, अगर लुक छिप कर तुम कुछ पाना चाहते हो तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, बात अगर गंभीर हो तो सोचा जा सकता है। राधा संजय के दिलो दिमाग में बस चुकी थी, जबकि तुलसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी चचेरी बहन ने किस तरह संबंधों में सेंध लगा दी थी। राधा उसके जीवन में अचानक घुस आएगी, ऐसा तुलसी ने सोचा तक नहीं था। संजय पर विश्वास करके उसने अपने माँ बाप से बगावत की थी, लेकिन उसे लग रहा था कि संजय के दिल में कुछ है जो वो समझ नहीं पा रही। दूसरी तरफ राधा सोच रही थी कि क्या सचमुच संजय उसके प्रति गंभीर है या सिर्फ मस्ती कर रहा है। संजय का स्पर्श उसकी रगों में बिजली के करंट की तरह दौड़ रहा था। उसने सोचा कि यह सब गलत है। अब वह अकेले में संजय के करीब नहीं जाएगी। उसने खुद को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन संजय हर घड़ी हर पल उसके दिलो दिमाग में मंडराता रहता था। अगले कुछ दिन तक संजय गांव नहीं आया तो एक दिन राधा ने संजय को फोन करके पूछा, क्या बात है जीजा, दीदी गांव क्यों नहीं आती? ओ राधा, तुम हो? जीजी से बात कर लो, मुझसे क्या पूछती हो? अगर ज्यादा दिल कर रहा है तो हमारे घर आ जाओ, कल ही लंबे टूर से वापस आया हूँ। राधा का दिल धड़कने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बहन के पति की ओर खींची चली जा रही है, हालांकि वह जानती थी कि यह गलत है। अगर उसने संजय से संबंध बनाए तो पता नहीं संबंधों में कितनी मजबूती होगी। संबंध मजबूत भी हुआ तो समाज और परिवार के लोग कितनी लानत मलामत करेंगे। ये संबंध कितने सही होंगे वह नहीं जानती थी। पराश की हिलोरे ले रही थी। लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। फिर एक दिन राधा अपनी बहन के घर कासगंज आ गई। शाम को जब संजय ने राधा को अपने घर देखा तो हैरानी से पूछा, राधा तुम यहाँ? हाँ, और अब शाम हो रही है, मैं जाऊंगी भी नहीं। राधा ने संजय को गहरी नजर से देखते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें देखते ही इसने रंग बदल लिया। मैं ऐसे रुकने को कह रही थी तो मान ही नहीं रही थी, तुलसी ने कहा। वह राधा और संजय के मनोभावों से बिल्कुल बेखबर थी। संजय ने चाचा के घर फोन कर कर कह दिया कि उन लोगों ने राधा को रोक लिया है, सुबह वह खुद छोड़ आएगा। उस दिन राधा वहीं रुक गई, लेकिन तुलसी के दाम्पत्य के लिए वह रात कयामत की रात थी। इंटर पास राधा से तुलसी को ऐसी नासमझी की उम्मीद नहीं थी। देर रात संजय राधा के कमरे में पहुंचा तो राधा जाग रही थी। जानते हुए भी संजय ने पूछा, तुम सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे ये बताओ जीजा, तुमने मुझे क्यों रोका है? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। सोच लो जीजा, साली से प्यार करना महंगा भी पड़ सकता है, राधा ने कहा। वह सब छोड़ो, बस यह जान लो कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहकर संजय ने राधा को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं।
जो संबंध संजय के लिए शायद मजाक थे, उन्हें लेकर राधा गंभीर थी। इसीलिए दोनों के बीच 2 साल तक लुक्का छिपी चलती रही। फिर एक दिन राधा ने पूछा, अब क्या इरादा है? लगता है माँ को शक हो गया है। जल्दी ही मेरे लिए रिश्ता तलाशा जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम दीदी को तलाक दोगे या नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुलसी को कैसे तलाक दे सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से तुलसी को घर वालों ने स्वीकार किया है, संजय बोला। तो क्या तुम साली को मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ये सब महंगा भी पड़ सकता है जीजा। मुझे बताओ कि अब क्या करना है। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों कासगंज छोड़कर कहीं और रहेंगे और कोर्ट में शादी कर लेंगे। मजबूर होकर तुलसी तुम्हें स्वीकार कर ही लेगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम तुलसी को छोड़ दोगे। पागल मत बनो, वो मेरे 2 बेटों की माँ है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जो पत्नी को मिलते हैं। संजय ने राधा को समझाने की कोशिश की। आखिर राधा जीजा की बात मान गई और एक दिन संजय के साथ भाग गई। दोनों ने बदायूं कोर्ट में शादी कर ली। अगले दिन राधा के घर में तूफान आ गया। उसकी माँ को तो पहले से ही शक था। पिता अयुद्धि इतने गुस्से में था कि उसने उसी वक्त फैसला सुना दिया। समझ लो, राधा हम सब के लिए मर गई। आज के बाद इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। उधर संजय परेशान था कि अब राधा को लेकर कहाँ जाए। उसने तुलसी को फोन करके बता दिया कि उसने राधा से कोर्ट मैरिज कर ली है। अब तुम बताओ, मैं राधा को घर लाऊं या नहीं? तुलसी हैरान रह गई। पति की बेवफाई से क्षुब्ध तुलसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सास ससुर को सारी बात बता दी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी बीच इश्क का मारा घर का छोटा बेटा अपनी नई बीवी को लेकर घर आ गया। तुलसी क्या करती? उसे तो ना मायके वालों का सहयोग मिलता और ना ससुराल वालों का। अगर वह अपने पति के खिलाफ जाती तो 2 बच्चों की मां क्या करती? आखिर तुलसी ने हथियार डाल दिए और सौतन बहन को कबूल कर लिया। राधा ससुराल आ तो गई, पर उसे ससुराल में वह सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। साल भर के बाद भी राधा को कोई संतान नहीं हुई तो उसके दिल में एक भय सा बैठ गया कि अगर उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह क्या करेगी। इसी के मद्देनजर वह तुलसी और उसके बच्चों के दिलों में जगह बनाने की भरसक कोशिश कर रही थी। इसी बीच संजय ने कुछ सोचकर ऐटा कि अवंतीबाई नगर में रिटायर्ड फौजी नेकपाल के मकान में 2 कमरे किराए पर लिए और परिवार के साथ वहीं रहने लगा। तुलसी जब तब कासगंज आती जाती रहती थी। संजय ने दोनों बच्चों नितिन और शिवम को स्कूल में दाखिल कर दिया था। राधा से बच्चे काफी हिल मिल गए थे। तुलसी ने सौतन को अपनी किस्मत समझ लिया था, लेकिन अभी जीवन में बहुत कुछ होना बाकी था। कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा तूफान आ जाए। सतही तौर पर सब ठीक था, पर अंदर ही अंदर लावा उबल रहा था। राधा को अपना भविष्य अंधकार में ही दिखाई दे रहा था। उसके लिए मायके का दरवाजा बंद हो चुका था। ससुराल वालों से भी अपनेपन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे यह अपराध बोध भी परेशान कर रहा था कि उसने अपनी ही बहन के दानपत्य में सेंध लगा दी थी। परिवार की बड़ी बहू तो तुलसी ही थी। राधा को जब तब तुलसी के ताने भी सहने पड़ते थे। जिंदगी में सुख चैन नहीं था। आगे देखती तो भी अंधकार ही नजर आ रहा था। एक संजय का प्यार ही था जिसके सहारे वह सौतन की भूमिका निभा रही थी। 23 मई 2016 को संजय को उसके किसी दुश्मन ने गोली मार दी। जख्मी हालत में उसे अलीगढ़ मेडिकल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। राधा डर गई थी कि अगर संजय मर गया तो वह कहाँ जाएगी। संजय की देखरेख कभी तुलसी करती तो कभी राधा। तभी तुलसी ने राधा से कहा, संजय की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, तुम जाकर बच्चों को देखो, मैं यहाँ संभालती हूँ। जुलाई महीने में संजय की हालत कुछ सुधरी तो घर वाले उसे कासगंज वाले घर में ले आए। तुलसी अपने पति के साथ थी, जबकि राधा बच्चों के साथ पति से दूर थी। अस्पताल में संजय ने एक बार राधा से कहा, मेरी हालत ठीक नहीं है, अगर तुम किसी और से शादी करना चाहो तो कर लो। सुनकर राधा सुन रह गई। ये क्या कह रहे हो संजय? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए कितना कुछ सह रही हूँ। मेरे जैसी औरत से कौन शादी करेगा और कौन मुझे मान सम्मान देगा?
उस दिन के बाद राधा डिप्रेशन में रहने लगी। पति और बच्चा दोनों ही उसकी ख्वाहिश थी, अगर पूरी नहीं होती तो वह कुछ भी नहीं थी। नितिन और शिवम इस बात से अनभिज्ञ थे कि मौसी क्यों परेशान है और उसकी परेशानी कौन सा तूफान लाने वाली थी। 19 अगस्त 2016 को बच्चे स्कूल से आए तो राधा ने उन्हें खाना दिया, फिर दोनों पढ़ने बैठ गए। राधा ने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। रात का खाना खाकर सब टीवी देखने बैठ गए। किसी को पता नहीं चला कि मौत ने कब दस्तक दे दी थी। कुछ देर बाद राधा ने कहा, तुम लोग सो जाओ, सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। कुछ देर बाद बच्चे सो गए। राधा ने संजय को फोन किया, लेकिन घंटी बजती रही, फोन नहीं उठा। यह सोचकर राधा का गुस्सा बढ़ने लगा कि क्या मैं सिर्फ सौतन के बच्चे की नौकरानी हूँ? मेरे बच्चे नहीं होंगे तो क्या मुझे घर की बहू का सम्मान नहीं मिलेगा? संजय ने तो परिवार में सम्मान दिलाने का वादा किया था, पर वह मर गया तो? ऐसे ही विचार उसे आहत कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे। उसने देखा कि शिवम निश्चिंत होकर सो रहा है। यंत्र चालित से उसके हाथ शिवम की गर्दन तक पहुंच गए और जरा सी देर में ही 4 वर्ष के शिवम का सिर एक ओर लुढ़क गया। बच्चे की मौत से राधा घबरा गई। उसने सोचा कि सुबह होते ही शिवम की मौत की खबर नितिन के जरिए सबको मिल जाएगी। इसके बाद तो पुलिस, थाना, कचहरी और जेल, संजय भी उसे माफ नहीं करेगा। ऐसे में क्या करे? उसे लगा शिवम के भाई नितिन को भी मार देने में ही भलाई है। उसने नितिन के गले पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। नितिन कुछ देर छटपटाया, फिर बेहोश हो गया। राधा ने जल्दी से एक बैग में कपड़े, कुछ गहने, पैसे और सर्टिफिकेट भरे और कमरे में ताला लगाकर बस अड्डे पहुंच गई, जहां मथुरा वाली बस खड़ी थी। वह बस में बैठ गई। मथुरा पहुंचकर वह स्टेशन पर गई। वहां जो भी ट्रेन खड़ी मिली वह उसमें सवार हो गई। इधर सुबह जब नितिन को होश आया तो उसने खिड़की में से शोर मचाया। जरा सी देर में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब लोग अंदर पहुंचे तो शिवम मरा पड़ा था। नितिन ने बताया, इसे राधा मौसी ने मारा है और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहोश हो गया था। लोगों ने कोतवाली में फोन किया। कुछ ही देर में थाना प्रभारी सुधीर कुमार पुलिस टीम के साथ वहां आ गए। पुलिस जांच में जुट गई। शिवम को अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नितिन ठीक था, उसका मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया। बच्चे के पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। इस मामले की सूचना कासगंज में विजय पाल को दे दी गई थी। विजय पाल ने 28 जुलाई 2016 को थाना एटा में राधा के खिलाफ भादंगवी की धारा 307-302 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। राधा की इस कृत्य से सभी हैरान थे। राधा कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। पुलिस को राधा की लोकेशन मथुरा में मिली थी, लेकिन आगे की कोई जानकारी नहीं थी। 23 अगस्त 2016 को लुधियाना के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी ने फोन करके एटा पुलिस को बताया कि लुधियाना में एक लावारिस महिला मिली है जो खुद को कासगंज का बता रही है। यह खबर मिलते ही पुलिस राधा की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई। लुधियाना पहुंचकर एटा पुलिस ने राधा को हिरासत में ले लिया और एटा लौट आई। एटा में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में राधा से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह सौतन के तानों से परेशान थी, जिसके चलते उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अकेले हो जाने के तनाव में उससे यह गलती हो गई। राधा ने यह बात पुलिस के सामने दिए गए बयान में तो कही, लेकिन बाद में अदालत में अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया। केस संख्या 572/2016 के अंतर्गत दायर इस मामले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 5 दिसंबर 2016 को भादनवी की धारा 307-302 का चार्ज लगाकर केस सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। राधा ने अपने बचाव में कहा कि उसके खिलाफ रंजिशन मुकदमा चलाया जा रहा है, वह निर्दोष है, उसने किसी को नहीं मारा। तुलसी ने गवाही में कहा,
कि उसका राधा के साथ कोई विवाद नहीं है। उसे नहीं मालूम कि शिवम को किसने मारा। घटना के गवाह मुकेश ने कहा कि उसे जानकारी नहीं है कि राधा ने किस वजह से शिवम की हत्या कर दी और नितिन को भी मार डालने की कोशिश की। मुकेश विजयपाल का मंझला बेटा था। संजय ने अपनी गवाही में दूसरी पत्नी राधा को बचाने का भरसक प्रयास करते हुए कहा कि उसने अपनी पहली पत्नी तुलसी की सहमति से राधा से शादी की थी। राधा बच्चों से प्यार करती थी। जब दुश्मनी के चलते किसी ने उसे गोली मार दी थी तो वह अस्पताल में था। तुलसी भी उसके साथ अलीगढ़ के अस्पताल में थी। घटना वाली रात राधा घर पर नहीं थी, जिससे सबको लगा कि राधा ही शिवम की हत्या करके कहीं भाग गई होगी। इसी आधार पर मेरे पिता ने उसके खिलाफ कोतवाली एटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पर सच्चाई तो यह है कि घटना वाली रात 2 बदमाश घर में घुस आए, जिन्होंने शिवम को मार डाला और नितिन को भी मरा समझ राधा को अपने साथ ले गए। बाद में उन्होंने राधा को कुछ ना बताने की धमकी देकर छोड़ दिया। राधा कोतवाली एटा पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में बताना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। राधा के अनुसार बदमाशों से डरकर शिवम रोने लगा और उन्होंने शिवम की हत्या कर दी और जेवर लूट लिए। लेकिन अदालत ने कहा कि राधा ने अदालत को यह बात कभी नहीं बताई। पुलिस के अनुसार राधा ने कभी भी अपने साथ लूट और बदमाशों द्वारा शिवम की हत्या की कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, ना ही अपने 164 के बयानों में इस बात का जिक्र किया। 8 वर्षीय नितिन ने अपनी गवाही में कहा, माँ ने बताया कि मुझे अपनी गवाही में कहना है कि राधा ने मेरा गला दबाया था, लेकिन उसने राधा द्वारा शिवम की हत्या किए जाने के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि वह राधा के साथ ही सो रहा था। सत्र न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने 21 जनवरी 2019 के अपने फैसले में लिखा कि नितिन की हत्या की कोशिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले और न ही नितिन का कोई चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अतः आईपीसी की धारा 307 से उसे बरी किया जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य राधा द्वारा शिवम की हत्या करना बताते हैं। अतः अभियुक्ता राधा, जो जेल में है, को आईपीसी की धारा 302 का दोषी माना जाता है। अभियुक्ता राधा को भादनवी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्ता को 2 माह की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की वसूली होने पर 10,000 रुपए मृतक शिवम की मां तुलसी देवी को देय होंगे। अभियुक्ता की सजा का वारंट बनाकर जिला कारागार एटा में अविलंब भेजा जाए। दोषी को फैसले के प्रति निशुल्क दी जाए। आजीवन कारावास यानी बाकी का जीवन जेल में गुजरेगा। फैसला सुनते ही राधा का चेहरा पीला पड़ गया। संजय की मोहब्बत और उसके साथ जीने, उसके बच्चों की मां बनने की उम्मीद राधा के लिए सिर्फ एक मृग तृष्णा बन गई थी। जीने मरने की स्थिति में राधा ने इधर उधर देखा, वहां आसपास कोई नहीं था। संजय उससे कहता था कि वह बेदाग छूट कर बाहर आएगी और वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। बेजान सी राधा ने जेल में अपने बैरक में पहुंचने के बाद इधर उधर देखा। चलचित्र की तरह सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजर रही थी। कुछ ही देर में अचानक महिला बैरक में हंगामा मच गया। किसी ने जेलर को बताया कि राधा उल्टियां कर रही है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जेल के अधिकारी महिला बैरक में पहुंच गए। उनके हाथ पैर फूल गए। राधा की हालत बता रही थी कि उसने जहर खाया है, पर उसे जहर किसने दिया, कहां से आया, यह बड़ा सवाल था। राधा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधा का मामला काफी संदिग्ध था। उसका विसरा सुरक्षित कर लिया गया और जांच के लिए अनुसंधान शाखा में भेज दिया गया। राधा के ससुराल और मैके में उसकी मौत की खबर दे दी गई, लेकिन दोनों परिवारों ने शव लेने से इनकार कर दिया। राधा की विषैली आशिकी ने उसके जीवन में ही विष घोल दिया। राधा के शव का सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार कर दिया गया।